दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लें प्रेस, ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री जी ने 2023-24 का बजट पेश किया और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। बजट के आने के बाद कई लोग इस बजट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ऐसे कई शब्द मिलते हैं जो आम जन के समझ से बाहर होते हैं, इसलिए पहले इन शब्दों के अर्थ को जानना जरूरी होता है। ऐसे ही कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला शब्द है फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष। तो दोस्तों यह वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए आधार होता है। इसकी 12 माह की वह अवधि है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, वित्तीय वर्ष कही जाती है। दोस्तों अगला शब्द है राजकोषीय घाटा। इसे अंग्रेजी में फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, यानी FISCAL फिस्कल डिफिसिट। यह सरकार की कुल आमदनी और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की ज़रूरत होती है। यानी यदि सरकार का कुल खर्च वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है, यानी फिस्कल डिफिसिट। राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल व्यय जिसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय है माइनस सरकार की कुल आमदनी जिसमें राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां हैं। और अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% पर रहने का अनुमान है। अगला शब्द है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाला खर्च ही पूंजीगत व्यय कहलाता है। जैसे कि सरकार पुल बना रही है, सड़क निर्माण कर रही है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डेवलपमेंट कर रही है, इसे पूंजीगत व्यय कहेंगे। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और सरकार की आमदनी होती है। अगला है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय वह व्यय है जब सरकारी व्यय जो पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, ऋण सेवा पर होता है या कोई संपत्ति नहीं बनाता है। राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन आदि शामिल है। यानी पूंजीगत व्यय करने पर सरकार को बाद में लाभ मिलता है और राजस्व व्यय करने पर सरकार को कोई संपत्ति जनरेट नहीं होती है। दोस्तों अगला शब्द है राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट। राजस्व घाटे का अर्थ है जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे राजस्व घाटा कहते हैं। यानी राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व घाटा यह इंगित करता है कि सरकार के द्वारा अर्जित राजस्व सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। सरल शब्दों में जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। अगला शब्द है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो किसी भी व्यक्ति या संस्थान की इनकम, संस्थानों की आय और उनके स्रोत पर लगता है। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स इस कैटेगरी में ही आते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा यह आयात निर्यात वाले सामान पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क के जरिए भी लगाया जाता है। अगला शब्द है बॉन्ड, BOND। पैसा जुटाने हेतु सरकार अक्सर बॉन्ड जारी किया करती है और यह कर्ज का एक सर्टिफिकेट होता है। सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार बॉन्ड जारी कर देती है और बाजार से पैसा इकट्ठा कर लेती है और बॉन्ड में निवेश करने वाले लोगों को बेहतर ब्याज मिलता है, बेहतर रिटर्न मिलता है। अगला शब्द है विनिवेश यानी डी इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। जब सरकार अपने संचालन की किसी कंपनी या संस्थान में अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपने अधिकार वाली कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी निजी कंपनियों या निजी व्यक्तियों को बेच देती है। अगला शब्द है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात
जीडीपी एक वित्त वर्ष के दौरान देश के भीतर कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पादन मूल्य होता है। यानी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। अगला शब्द है बजट घाटा यानी बजटरी डिफिसिट। और बजट घाटा तब होता है जब व्यय यानी एक्सपेंडिचर और राजस्व से अधिक हो जाता है। यानी जब खर्च राजस्व से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति को बजट घाटा कहते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हम सुनते हैं। तो कैपिटल गेन का अर्थ है पूंजीगत एसेट्स यानी संपत्तियों को बेचने या लेन देन से होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन्स कहलाता है और कैपिटल गेन टैक्स इसी मुनाफे पर लगाया जाता है। अगला शब्द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी कम अवधि की पूंजीगत परिसंपत्तियाँ। कम अवधि के पूंजीगत एसेट्स 36 महीने से कम समय के लिए रखे जाते हैं। वहीं शेयर, सिक्योरिटीज और बॉन्ड आदि के मामले में यह अवधि 36 महीने की बजाय 12 महीने की होती है। बजट संतुलन यानी बैलेंस्ड बजट। संतुलित बजट के मामले में अनुमानित व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित आय और राजस्व के बराबर होना चाहिए। एक संतुलित बजट आर्थिक मंदी या अपस्फीति के समय वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं देता है क्योंकि इसकी कोई जगह नहीं होती। अधिशेष बजट यानी सरप्लस बजट जब वर्ष के लिए प्रत्याशित राजस्व प्रत्याशित व्यय से अधिक हो जाता है तो उस बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है। यानी जब सरकार की आमदनी ज़्यादा हो जाती है और खर्च कम तो उस स्थिति को अधिशेष बजट कहा जाता है। अधिशेष बजट वह जगह है जहां सरकार का अनुमानित राजस्व या प्राप्तियां किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।